चुनाव सिर्फ हार और जीत के आंकड़े नहीं होते, नहीं, वो किसी शहर की धड़कन होते हैं। उसकी उम्मीदें, उसकी शिकायतें, उसकी खामोशी, सब कुछ उन आंकड़ों में छुपा होता है। आज हम गाजियाबाद के जनादेश की चीर फाड़ करेंगे। सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी समझेंगे जिन्होंने वोट दिया या फिर नहीं दिया। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 56 गाजियाबाद। ये वो जमीन है जहां एनसीआर की तेज रफ्तार जिंदगी और रोजमर्रा की नागरिक चुनौतियां एक दूसरे से टकराती हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक राजनीतिक जनादेश जमीन पर असल में कैसे कमाया जाता है और कैसे गंवा दिया जाता है। ये सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, ये भरोसे को कमाने और उसे बनाए रखने की कहानी है। तो इस सफर में हम पहले गाजियाबाद की जमीनी हकीकत को छुएंगे, फिर जनादेश के आंकड़ों को परत दर परत खोलेंगे। इसके बाद एक रणनीतिक विश्लेषण, 90 दिन का एक एक्शन प्लान और आखिर में इन सबको बेहतर शासन से जोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने से पहले वहां के लोगों को समझना पड़ता है। तो सियासत से पहले चलिए गाजियाबाद के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं। तो गाजियाबाद है क्या? असल में ये लगभग 5 लाख वोटरों का एक निर्वाचन क्षेत्र है। इसकी पहचान एक शहरी मिडिल क्लास इलाके की है, जहां लोगों की उम्मीदें और मांगें बहुत बुनियादी हैं। साफ पानी, अच्छी सड़कें, रहने लायक माहौल, बस। और ये तस्वीर, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। जब नागरिक ज़रूरतों और सरकारी जवाबदेही के बीच की खाई इतनी बढ़ जाए कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और वॉलंटियर्स को खुद सड़कों के गड्ढे भरने पड़े, तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं रहती, ये शासन और जनता के बीच टूटते भरोसे का एक प्रतीक बन जाती है। ये देखिए गाजियाबाद का ग्रीवेंस हीट मैप। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये लोगों की रोज की तकलीफों का एक नक्शा है। राजनगर एक्सटेंशन में पाइपलाइन से पानी नहीं आता, सड़कें खराब हैं, गड्ढों से भरी हैं, पार्क और हरियाली की कमी है, और सबसे बड़ी बात, जीडीए जैसी स्थानीय संस्थाओं पर भरोसा कम है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो दरारें हैं जहां से एक राजनीतिक जनादेश फिसल सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई लोगों की कहानी। अब जरा राजनीति के आंकड़ों को चीर फाड़ कर देखते हैं। चलिए 2022 के चुनावी नतीजों का एक फोरेंसिक एनालिसिस शुरू करते हैं। 2022 का नतीजा, सत्ताधारी बीजेपी को वोट मिले 61.37%। सोचिए, एक जबरदस्त एक तरफा जनादेश। इस आंकड़े के पीछे कोई अगर मगर नहीं है। और जीत का फासला 1,05,537 वोट। किसी भी चैलेंजर के लिए ये एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। लेकिन इन दो बड़े आंकड़ों के पीछे ना एक तीसरा आंकड़ा छिपा है, और शायद यही सबसे जरूरी कहानी कहता है। वोटर टर्नआउट यानी मतदान सिर्फ 52%। मतलब शहर के लगभग आधे रजिस्टर्ड वोटर घर पर ही रहे, उन्होंने किसी को नहीं चुना। सवाल ये उठता है, क्यों? क्या ये बस उदासीनता है, या फिर ये एक तरह का मौन विरोध है? क्या इसका उन गड्ढों और पानी की किल्लत से कोई लेना देना है? ये चार्ट हमें बताता है कि वोट गए कहाँ। बीजेपी का वोट शेयर 61% से ज्यादा, समाजवादी पार्टी 18.3% और डीएसपी 13.4% पर। साफ है कि विपक्ष का वोट 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसने सत्ताधारी पार्टी की राह को और भी आसान कर दिया। देखिए, हमारे संविधान की जो आत्मा है वो लोगों की आवाज में बसती है, और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये वोटरों की एक तरह की भाषा है। उनकी भी जिन्होंने वोट दिया, और उनकी भी जो खामोश रहे। इस भाषा को ध्यान से सुनना ही लोकतंत्र का असली सम्मान है। अब इस विश्लेषण को थोड़ा और बड़ा करते हैं। एक चुनाव से पूरी तस्वीर नहीं बनती, तो चलिए पिछले कुछ कार्यकालों के ट्रेंड्स को देखते हैं और समझते हैं कि किसी भी राजनीतिक चैलेंजर के लिए जमीन कैसी है। गाजियाबाद की राजनीति का सफर काफी दिलचस्प रहा है। 2012 में बीएसपी ने 35.6% वोटों के साथ सीट जीती थी। फिर 2017 में सीन बदला, सपा मैदान में नहीं थी, और बीजेपी ने 50% वोट शेयर के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और 2022 तक आते आते बीजेपी का वोट शेयर 61.4% के शिखर पर पहुंच गया। ये बीजेपी की लगातार होती मजबूती और विपक्ष की अस्थिरता को दिखाता है।
ये बार चार्ट तो और भी साफ साफ दिखाता है। पिछले एक दशक में सत्ताधारी पार्टी की बढ़त देखिए, 2012 के 28.9% से बढ़कर 2022 में 61.4% तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चढ़ाई है। तो अगर कोई चैलेंजर मैदान में उतरता है तो उसकी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है, चलिए देखते हैं। उनकी ताकत दलित मुस्लिम वोटों में उनकी अपील और एक मौजूदा शहरी कैडर हो सकता है, लेकिन कमजोरी, उनके पास सत्ता में होने का कोई फायदा नहीं है और उनका उम्मीदवार शायद उतना जाना पहचाना ना हो। अब बात करते हैं बाहरी माहौल की। मौके कहाँ हैं? मौका है स्थानीय नागरिक मुद्दों पर वोटरों के गुस्से में और एक मजबूत एंटी बीजेपी गठबंधन की संभावना में भी। लेकिन खतरा, बीजेपी का मजबूत सवर्ण गठबंधन और ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दों का इस्तेमाल। तो इतना सब समझने के बाद सवाल वही है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? क्या किसी चैलेंजर के लिए कोई गुंजाइश है? हमारा मानना है कि जवाब एक समन्वित 4 मोर्चों वाली रणनीति में है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये गाजियाबाद की जमीन से निकली रणनीति है। पहला, चुनावी मोर्चा। बड़ी रैलियों के बजाय उन वार्डों पर फोकस करो जहां पानी नहीं है, सड़कें टूटी हैं। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा। बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करो, लेकिन स्थानीय आरडब्ल्यूए और नागरिक समूहों के साथ मिलकर। तीसरा, नैरेटिव। विकास की ऐसी कहानी बनाओ जो जीडीए जैसी संस्थाओं की स्थानीय नाकामियों पर जवाबदेही तय करे। और चौथा, संसाधन। फंड और डिजिटल पहुंच का इस्तेमाल जमीनी मुद्दों को उठाने के लिए करो। रणनीति तो बन गई, पर उसे जमीन पर उतारेंगे कैसे? इसके लिए चाहिए एक एक्शन प्लान, एक समयबद्ध योजना। तो अब देखते हैं एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट। पहला फेज है नींव रखने का। 90 दिन से 61 दिन पहले तक उम्मीदवार हर वार्ड में जाकर लोगों की शिकायतें सुने, उन्हें रिकॉर्ड करे, गठबंधन के साथियों से मिले, जमीनी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे और स्थानीय मुद्दों पर एक डिटेल्ड घोषणा पत्र जारी करे। और फिर आखिरी 60 दिनों में अभियान को पूरी रफ्तार देनी होगी। मीडिया में सक्रियता बढ़ाना, घर घर सभा के जरिए लोगों से सीधा संपर्क बनाना और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए रोज जानकारी भेजना। और सबसे जरूरी, चुनाव के दिन अपने समर्थकों को वोटिंग बूथ तक पहुंचाने का एक मजबूत प्लान। और हाँ, इस डिजिटल दुनिया में एक बहुत जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। लोगों का डेटा, उनकी प्राइवेसी, उनकी सहमति, ये सब कुछ बहुत कीमती है। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना किसी भी राजनीतिक अभियान की पहली शर्त होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आखिर में ये सब कुछ, ये डेटा, ये आंकड़े, ये रणनीति, ये सब किस लिए है? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं। इस पूरे विश्लेषण को उसके असली मकसद से जोड़ते हैं, जो है एक प्रभावी और जवाबदेह शासन। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि चुनाव जीतना क्या किसी अभियान का अंत है या फिर जनता के साथ एक भरोसे के अनुबंध की शुरुआत? क्योंकि असली काम तो जनादेश मिलने के बाद ही शुरू होता है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये लोक सेवा का एक संकल्प है।